नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जिस तरह से नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है, उसे देखते हुए देश में फैल रहे ड्रग नेटवर्क का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी वाकई चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 560 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन जब्त की है। इस तस्करी से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की है। देश की राजधानी में इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना चौंकाने से अधिक चिंता की बात है। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में हर साल हजारों करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। इसके बावजूद बड़ी मात्रा में इन पदार्थों की खपत होती है और युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। पाकिस्तान के रास्ते होने वाली इस तस्करी के जरिए समाज कंटक खूब पैसा कमा रहे हैं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक मिली भगत का खेल भी चल रहा है। अहम सवाल यह है कि सरकार तमाम प्रयासों के बावजूद नशे का यह जाल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कैसे कर रहा है। क्या पुलिस और सरकारी एजेंसियों की मिली भगत भी है? एक दशक पहले तक पंजाब को नशीले पदार्थों का केंद्र माना जाता था। वर्तमान में लगभग पूरा देश इसकी गिरफ्त में नजर आ रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। क्या नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि सरकार उसके सामने कमजोर नजर आ रही है, या फिर हमारे कानून में कमी है जिससे अपराधियों को सजा ही नहीं मिल पाती? कई देशों में नशीले पदार्थों को लेकर सरकारें कड़े कानून बना रही है। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले ऐसे कृत्य से जुड़े लोगों को सजा दिलाने के लिए भारत में भी कड़े कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही अलग अलग राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय की भी जरूरत है। साथ ही आम जनता का सहयोग भी लिया जाना चाहिए ताकि नशे के नेटवर्क का समय रहते पता चल सके और उसे तोड़ा जा सके। मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमों की समीक्षा भी होनी चाहिए। मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए लोगों को कितनी सजा मिली और अगर नहीं मिल पाई तो क्यों? अगर कानूनी दांव पेच के चलते किसी को सजा नहीं मिल पाई तो इसके लिए आखिर किसे दोषी माना जाए? तस्करों से साठ गांठ के चक्रव्यूह को तोड़ने में आ रही अड़चनों को दूर किए बिना अपेक्षित परिणाम की उम्मीद करना बेमानी होगा। इजराइल और ईरान के बीच अघोषित युद्ध का दायरा फैलता ही जा रहा है। इजराइल द्वारा हमास और हिजबुल्लाह के
शीर्ष नेतृत्व के सफाए से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर मध्य पूर्व से पहले ही से लगी हुई आग को और भड़काने का काम किया है। टकराव के मुख्य क्षेत्र गाजा और लेबनान है, जहां इजराइल क्रमशः हमास और हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। ईरान के खतरनाक सैन्य सिद्धांत का पहला अनुप्रयोग इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का वह अभियान था जिसे उसने पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू किया था, यानी हमास द्वारा दक्षिण इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मारने के ठीक एक दिन बाद। तब हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि इजराइल के खिलाफ उसके हमले हमास के समर्थन में है। पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसक अराजकता के दौर में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है और न ही होगा। हमास की सैन्य क्षमता लगभग खत्म सी हो गई है। हिजबुल्लाह को इजराइल के साथ 4 दशकों के संघर्ष में इतना नुकसान पहले कभी नहीं झेलना पड़ा जो उसने अब झेला है। पर हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा करने के बावजूद इजराइल सामरिक लाभ हासिल करने की स्थिति में नहीं है। उसका उत्तरी क्षेत्र लगभग पूरी तरह से निर्जन है। निर्दोष लोगों की हत्याओं और भारी विनाश के कारण इजराइल की रही सही अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। उसकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। पुलिसिंग सहित कानून प्रवर्तन व्यवस्था चरमरा रही है। न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय से नेतन्याहू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट समेत दर्जनों न्यायिक नियुक्तियां रोक रखी है। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि इजराइल के पास हमास और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए इजराइल के पास कोई कूटनीतिक रणनीति भी नहीं है। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की नीति नेतन्याहू के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकती है, पर इससे इजराइल की मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान नहीं निकलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचने के लिए नेतन्याहू अमेरिका के भीतर गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्तियों की ज्यादा से ज्यादा मदद ले रहे हैं। वह किसी भी कूटनीतिक पहल से पहले हमास और हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। एक और पश्चिम एशिया की अराजकता को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत है, तो दूसरी ओर नेतन्याहू का गाजा में युद्ध विराम को बार बार अस्वीकार करना। सभी जानते हैं कि नेतन्याहू का राजनीतिक अस्तित्व युद्ध की स्थिति को निरंतर बनाए रखने पर निर्भर करता है, भले ही यह इजरायली लोगों के लिए तबाही लाने वाली हो। नेतन्याहू को समझना चाहिए कि पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जो फिलिस्तीन विहीन मानचित्र दिखाया, अरब जगत का कोई भी देश उसका समर्थन नहीं करेगा। ईरान के राजनीतिक नेतृत्व को भी यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पूरे इलाके में आग लगाकर इजराइल को घेरने की उसकी योजना सफल साबित हो रही है। इजराइल का खुफिया तंत्र ईरान में घुसपैठ बनाने में कामयाब हो चुका है। इजरायली सेना ने हमास को ऐसा झटका दिया है जिससे उबरने में उसे कई साल लग
जाएंगे तो हिजबुल्लाह ने अपने अधिकांश बड़े नेताओं को खो दिया है। जो बचे हैं वे इजरायली हवाई हमलों से भयभीत होकर आपस में संवाद करने से भी कतरा रहे हैं। अब इजराइल पर दुस्साहसी मिसाइल हमले के बाद ईरान को भी प्रतिशोध भी झेलना होगा। दरअसल पश्चिम एशिया में यह समय कूटनीति का होना चाहिए और इसकी शुरुआत गाजा में अविलंब युद्ध विराम से होनी चाहिए। तभी इजराइल लेबनान सीमाओं पर शांति संभव है। इजराइल ने लेबनान में सीमित जमीनी कार्रवाई तो शुरू कर दी है, पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद यह कार्रवाई कितनी सीमित रह पाएगी, इसका अनुमान लगाना फिलहाल नामुमकिन है। युद्ध विराम जरूरी है, पर यह एक और इस पर निर्भर करता है कि नेतन्याहू कितना सहयोग करेंगे, तो दूसरी ओर इस पर कि अमेरिका इजराइल को सूझबूझ से निर्णय लेने के लिए कितना विवश कर पाता है। स्टॉप।